गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग बेटा। शुरू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स एंड पार्ट्स। ठीक है भाई, या पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है भाई, तो आज इसको कवर करेंगे। और सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बेटा, मोबाइल चार्ज नहीं है? हाँ बिल्कुल, ओडिशा और बंगाल में दाना साइक्लोन आया हुआ है बेटा। सब लोग सुरक्षित हो, सब लोग सेफ हो। वॉइस एको कर रहा है। अच्छा, अभी भी एको कर रहा है क्या? चलो, ऑल क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल मालिक, हिंदी में ही पढ़ाते हैं। इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन, टेंशन ना लो। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, तो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि दिवाली ऑफर चल रहा है। 399 का बैच है। तो जो भी हमारे एटीएम में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एटीएम बैच तो ले लिया पर थ्योरी क्लियर नहीं है, बेटा गलती मत करो, पहले थ्योरी क्लियर करो। और थ्योरी क्लियर करने के लिए बेस्ट बैच है तुम्हारे पास जनरल अवेयरनेस का, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके सब हो रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो आप इस बैच को फटाफट से लो, क्योंकि ये अपने लोवेस्ट प्राइस पर है फिलहाल। इतने प्राइस पर ये नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से इस बैच को लो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, सिलेक्शन वाली तैयारी करो। और जिसकी थ्योरी क्लियर हो रखी है तो उसको तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिर वो अपना एटीएम में है, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। पहला क्वेश्चन करो भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स? भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। ओए ससुरा देखो इधर पे, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से, जल्दी से देखो बेटा। ये एटीएम बैच है, यहां बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, पर फिर भी जहां जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा। हर क्वेश्चन में बेसिक से नहीं बता सकते, है ना। ये प्रैक्टिस है, जिनकी ऑलरेडी हो रखी थोड़ी तैयारी, उनके लिए है। देखो भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स? मैं आपको बताता हूं भाई। तुम सब जानते हो कि 26 जनवरी 26 जैन 1950 को हमारे संविधान में भाई एक तो प्रियम्बल थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ पहली बार 26 जनवरी 1950 को, तो एक तो इसमें प्रियम्बल थी, यानी एक तो इसमें प्रस्तावना थी। और प्रस्तावना का मतलब होता है समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर आपको संविधान पूरा नहीं पढ़ना, फिर भी जानना है कि संविधान के अंदर क्या है, तो आप रफ आइडिया लेने के लिए कि संविधान में क्या है, आप प्रियम्बल पढ़ सकते हो। संविधान मत पढ़ो, प्रियम्बल पढ़ लो, रफ आइडिया मिल जाएगा कि संविधान में क्या है। दूसरी बात बच्चों, कि हमारे इस 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, यानी 22 भाग थे। हिंदी में क्या बोलते हैं पार्ट्स को? भाग, यानी 22 चैप्टर। भाई संविधान नियमों की एक किताब है। किताब में एक तो समरी हो गई, प्रस्तावना, किताब में फिर चैप्टर्स हैं 22, और 22 चैप्टर्स है तो चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स भी होंगे। तो 22 चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को बोलते हैं आर्टिकल्स, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। और इस तरह से हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे। 22 चैप्टर्स में, 22 भागों में, 22 पार्ट्स में 395 टॉपिक्स, 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद। ठीक है, पर एक चीज याद रखना, हर बुक में आप लोगों ने देखा होगा, एनसीईआरटी वगैरह में भी देखा होगा कि कुछ कंटेंट, कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा होता है, और वो ना तो चैप्टर्स में डाला जाता है ना टॉपिक्स में डाला जाता। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो बुक के अंदर बिल्कुल लास्ट में होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल बुक के लास्ट में। तो वो जो बुक के लास्ट में एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो यहां पर है शेड्यूल्स, यानी अनुसूचियां।
और 26 जनवरी 1950 को ये जो शेड्यूल थी, अनुसूचियां थी, 8 थी। यानी अब तुम देखो, अगर एक पूरी बुक से कंपेयर करोगे हमारे संविधान को, तो हमारे संविधान में एक तो समरी है यानी एक प्रियम्बल है, 22 चैप्टर यानी 22 भाग हैं इस किताब में। इन 22 भागों में 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, टॉपिक्स हैं, और 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियां हैं, यानी एक्स्ट्रा कंटेंट इन 8 शेड्यूल्स में है। पर अगर आज की बात करें, अब क्योंकि इतने सालों में संविधान में संशोधन हुआ है, कई बार हुआ है, 106 बार हुआ है, तो भैया 106 बार संशोधन हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ होगा। तो आज की अगर डेट की बात की जाए तो आज तो भैया डेट है 25 अक्टूबर 2024। भैया 25 अक्टूबर 2024 को आज के टाइम में हमारे संविधान में एक प्रियम्बल है, क्योंकि प्रियम्बल तो बदल नहीं सकती, प्रियम्बल के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, पर पूरी की पूरी एक प्रियम्बल की जगह 2 प्रियम्बल करते वो नहीं हो सकता, समरी एक ही हो सकती है। तो संविधान की समरी आज भी वही है, प्रस्तावना आज भी वही है। अब संविधान में चीजें कई सारी ऐड हुई हैं इतने सालों में, 26 जनवरी 1950 के बाद से लेके 25 अक्टूबर 2024 तक कई सारी चीजें ऐड हुई हैं, एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है चैप्टर्स बढ़ेंगे, और चैप्टर्स बढ़ के हो गए हैं 25 पार्ट्स। कितने हो गए बच्चों? 25 पार्ट्स। और उसके बाद अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, बेटा, तो ध्यान से सुनो। आर्टिकल्स, ऑब्वियस सी बात है, जब चैप्टर्स बढ़ेंगे तो टॉपिक्स बढ़ेंगे, तो 448 आर्टिकल्स आज के टाइम में, 448 आर्टिकल्स, और आज के टाइम में 25 भाग। और भैया जब चैप्टर्स बढ़ रहे हैं, टॉपिक्स बढ़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कंटेंट भी तो बढ़ेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल भी तो बढ़ेगा, सप्लीमेंट मटेरियल भी तो बढ़ेगा, और ये बढ़ के हो गए 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां। तो अब तुम मुझे बता दो, सवाल का जवाब तो मिल गया तुम्हें कि आज के टाइम में भारत के संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं, बता सकते हो ना? तो अब तुम बता सकते हो कि भैया 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। 25 भाग, 12 शेड्यूल्स। इस तरीके से बेसिक से मैंने तुम्हें समझा दिया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब क्योंकि ये पीवाईक्यू है तुम्हारा, तो यहां पे 2022 लिखा हुआ है। एज ऑन अप्रैल 2022 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी आर्टिकल्स विद 12 शेड्यूल्स। अप्रैल 2022 तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद शामिल हैं? सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। अब तो तुम्हें पता चली गया, ठीक है भाई, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो 448 आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन पढ़ो तुम। आर्टिकल ऑफ द, देखो आर्टिकल कौन सा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन दैट मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का अनिवार्य करता है। लोगों के सदन का मतलब है, हाउस ऑफ पीपल का मतलब है, लोकसभा। तो बेटा लोकसभा में जितनी सीट्स है ना, तुम सब जानते हो लोकसभा में 543 सीट्स है। तो 543 सीट्स में से कुछ सीट्स अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि लोकसभा में 543 में से कुछ सीट्स ऐसे एमपीज के लिए रिजर्व की गई है जो एससी के हैं, और कुछ ऐसे एमपीज के लिए रिजर्व की गई है जो एसटी के हैं। तो भैया बात यह है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में? किसी को आइडिया है क्या? बताओ, लोकसभा में कौन से आर्टिकल के तहत ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन दिया है एससीज और एसटीज को सीटों में? किसी को आइडिया? एससी और एसटी को कौन से आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में कि भाई तुम्हारे लिए सीट्स फिक्स्ड हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था कि नहीं पता होगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में है, तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 330 देखो भाई, आर्टिकल
330 सी है इसका आंसर। और मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 330 में साफ साफ बोला गया है कि हमारे देश में जो अनुसूचित जातियों को लोग बिलोंग करते हैं और अनुसूचित जनजातियों को बिलोंग करते हैं, एससीज और एसटीज हैं, उनके लिए लोकसभा में सीट्स रिजर्व की गई है। कितनी की गई है मैं आपको बताता हूं। 2008 में ये नंबर्स तय किए गए हैं, 2008 में। 2008 में अब ये नंबर कुछ इस तरह से हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स, भाई तुम सब जानते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा में, 543 आज के टाइम में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 543। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई 543 तो अनरिजर्व्ड हैं, अनारक्षित हैं। ठीक है भाई, मतलब किसी के लिए आरक्षित नहीं है, जनरल सीट्स हैं। तो जनरल सीट्स कितनी है, 412। 412 सीट तो जनरल है। ठीक है, तो इन पर तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है 412 सीटों पर। क्लियर है भाई? हरीश भैया बिल्कुल बढ़िया है, और आज से शायद तुम्हारी क्लासेस भी होने वाली उनके साथ। ठीक है, तो थोड़ी तबीयत मतलब खराब तो है ही, ऑब्वियस ही बात है, पर ही इज ट्राइंग टू टेक योर क्लासेस। ठीक है, आज से वो शुरू करेंगे जहां तक मुझे पता चला है, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा, क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 412 क्लासेस, अबे यार क्लासेस बोल रहा हूं, देखो क्लास ही क्लास चल रहा है। 412 सीट्स ये जनरल की हैं। 84 सीट्स, ध्यान से देखो बेटा, 84 सीट्स एससीज की हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट को, अनुसूचित जाति को कितनी सीट्स फिक्स करके दी लोकसभा में, 84, 84। 412 जनरल के लिए, ये जनरल के लिए है। और भैया 47 सीट्स, ध्यान से देखो बेटा, 47 सीट्स दी हैं अनुसूचित जनजातियों को, एसटीज को। इस तरह से 2008 में ये सीट जो है फिक्स की गई है। तो 412 जनरल की, 84 एससीज की, 47 एसटीज की। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? क्लियर? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया माही बाबू, इधर ध्यान से देखो बेटा, ये तो हो गया। तो आंसर तुम्हें पता चल गया, आर्टिकल 330 में लोकसभा में एससीज और एसटीज की सीट आरक्षित की गई है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ बजट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वार्षिक वित्तीय विवरण, देखो वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहले मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसके बाद देखेंगे कौन से आर्टिकल में। भाई देखो, एक होता है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जैसे हमारे लिए तो नया साल शुरू होता है भैया 1 जनवरी को, खत्म हो जाता है 31 दिसंबर को, है ना। पर फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम है वो अलग है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से, देख रहे हो भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इस पूरे साल में ध्यान से देखो, इस पूरे साल में केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ध्यान से सुनना बेटा, अभी एकदम से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इस पूरे 1 साल में, 1 वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के पास कितना पैसा आया, ध्यान से देखो, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। समझ रहे हो भाई? केंद्र सरकार के पास साल भर में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, इसका पूरा हिसाब किताब, इसका पूरा हिसाब किताब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है, जिसकी बात हो रही है ना यहां पे। समझ रहे हो भाई? वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास 1 वित्तीय वर्ष में कितना पैसा आया,
कितना पैसा गया, उसका हिसाब किताब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, यस और नो। बिल्कुल, साल भर के पैसे का लेखा जोखा, कितना आया कितना गया सरकार के पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 112, यह क्वेश्चन 2021 में 4-5 बार पूछा जा चुका है, मतलब 4-5 शिफ्ट में पूछा जा चुका है, मतलब इतना इंपॉर्टेंस दी गई है इसको। तो अनुच्छेद 112 यह कहता है कि राष्ट्रपति का हक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब राष्ट्रपति का हक है कि वो केंद्र सरकार का एक वित्तीय वर्ष का पूरा लेखा जोखा दोनों सदनों के सामने रख दे, दोनों सदनों के सामने रख दे। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, यानी पूरी पार्लियामेंट के सामने आ जाता है केंद्र सरकार का लेखा जोखा। यानी आर्टिकल 112 में राष्ट्रपति को हक है कि राष्ट्रपति साहब ये बोलें या राष्ट्रपति साहिबा ये बोलें कि भैया ऐसा है, केंद्र सरकार के पास जितना पैसा आया है साल भर में और जितना पैसा गया है उसका पूरा स्टेटमेंट, पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों सदनों के सामने रखा जाए, दोनों सदनों के सामने रखा जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे कि भैया देखो कोई घपला नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट केंद्र सरकार का साल भर का एक वित्तीय वर्ष में लेखा जोखा है, कितना आया कितना गया, और राष्ट्रपति के पास अंडर आर्टिकल 112 पावर है, हक है कि वो दोनों सदनों के सामने इस पूरे स्टेटमेंट को रखवा देते हैं कि भैया देख लो कितनी ईमानदारी से काम चल रहा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया बेटा? हाँ, थैंक यू सुरेंद्र बेटा। बेटा हम देखो, हम तैयारी की है यूपीएससी की, और यूपीएससी में कोई एक किताब नहीं पढ़नी होती, 3-3, 4-4 किताबें पढ़नी होती एक ही सब्जेक्ट की मोटी मोटी। तो जब 3-4 किताबों का थोड़ा सा वो नॉलेज मिक्स है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान जो आया हमारे पास वो आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करंट अफेयर्स का अभी इस संडे तो भाई टेस्ट है, इस संडे तो टेस्ट है। अपने जो हमारे फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं, हिस्ट्री उनकी पूरी हो गई तो उनका टेस्ट है। ठीक है, अगले संडे तुम्हारी अगली 3 महीने की करंट अफेयर्स आ रही है। ठीक है, और अब लगातार हर संडे आएगी तो तुम्हारी सारी 1 साल की करंट अफेयर्स खत्म, यूट्यूब पे आ रही है, 3 महीने की आ चुकी है, वो देख लेना जरूर से। चलो भाई देखो, तो अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज द प्रेसिडेंट कंसिडर्स नेसेसरी। भाई देखो, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले, 5 वर्ष खत्म होने पर या उससे पहले ही, जब भी उन्हें समय मिले, राष्ट्रपति आवश्यक समझे, यानी जो भी टाइम उन्हें सही लगे, एक वित्त आयोग, एक फाइनेंस कमीशन का गठन करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत हर 5 साल खत्म होने पर या उससे थोड़ा पहले एक वित्त आयोग गठन करने का अधिकार है, यह आपसे पूछा गया है। तो मैं आप सबको बता दूं, यहां पर ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, ध्यान से देखो बेटा, एक संवैधानिक बॉडी है। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है भाई, तो फाइनेंस कमीशन का जो जिक्र है वो हो रखा है आर्टिकल 280 में। अब भाई तुम्हें जवाब तो तुम्हारा यहीं मिल गया, जवाब तो तुम्हारा यहीं मिल गया, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता देता हूं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल, आर्टिकल 280 में, ध्यान से देखो बेटा, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की चर्चा की हुई है। अब पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि वित्त आयोग है क्या, इसका काम क्या है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, ध्यान से देखो बेटा। फाइनेंस कमीशन के 2 काम है मेन, ध्यान से देखो, 2 काम है मेन। पहला काम तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड
स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकारें, भाई 28 राज्य सरकारें हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश में, टोटल 30 हैं। एक तो दिल्ली और पुडुचेरी में भी तो है, दिल्ली और पुडुचेरी और 28 राज्य, तो टोटल 30 सरकारें हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, केंद्र सरकार, तो स्टेट गवर्नमेंट्स 30 जगह पर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में करों का बंटवारा, टैक्सेस का बंटवारा, टैक्सेस का डिवीजन, करों का बंटवारा कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, कि कितना टैक्स राज्य सरकारों के पास जाएगा, कितना केंद्र सरकार के पास रहेगा, यह बंटवारा कौन करता है भैया? फाइनेंस कमीशन करता है। एक तो यह काम है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में करों को लेकर बंटवारा, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखो एक चीज और बताता हूं, दूसरा काम क्या है। दूसरा काम यह है कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस कमीशन का दूसरा काम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में 30 राज्य सरकारें हैं, ठीक है, भले ही 2 उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में वित्तीय संबंध स्थापित करना, वित्तीय संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो पहला काम तो क्या है? पहला काम तो क्या है बच्चों? पहला काम है ध्यान से देखो बेटा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंध स्थापित करना। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंध स्थापित करना, यह काम एक तो ये हो गया, और दूसरा कि अपना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में टैक्सेस का बंटवारा, यह फाइनेंस कमीशन का काम है। और फाइनेंस कमीशन का गठन, वित्त आयोग का गठन, यानी इसको बनाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। क्वेश्चन में लिखा भी है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है ना भाई। और 5 साल के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन बन चुका है, 16वां फाइनेंस कमीशन बन चुका है। ध्यान से देखो बेटा, 16वां फाइनेंस कमीशन बन चुका है, 16वां वित्त आयोग बन चुका है, और इसके चेयरमैन, क्योंकि देखो बेटा हर फाइनेंस कमीशन में जब भी फाइनेंस कमीशन बनता है, फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन चुने गए हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन अध्यक्ष चुने गए हैं, वो हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है बच्चों? अरविंद पनगड़िया। और एक चीज बता दूं, ये जो 16वां फाइनेंस कमीशन बना है, ये बना है 2026 से लेकर 31 के लिए, 5 साल के लिए। मैंने बताया ना 5 साल के लिए बनता है। और यहां पे लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट चाहे तब बना सकते हैं, चाहे 5 साल खत्म होने पर या 5 साल खत्म होने से पहले। तो अभी 2021 से 2026 वाला चल ही रहा है, 2021 से 2026 वाला 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल ही रहा है, 26 तक चलेगा। और 26 जैसे खत्म होगा तो अरविंद पनगड़िया की लीडरशिप में चालू हो जाएगा 16वां फाइनेंस कमीशन। अभी चालू नहीं हुआ, ये चालू होगा 2026 से, पर बना पहले दिया गया है, 2-3 साल पहले ही बना दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट की मर्जी है, कभी भी बना सकते हैं, साल 2 साल 3 साल पहले। क्लियर है? तो ये फाइनेंस कमीशन है। तो जवाब तुम्हें पता चली गया, आर्टिकल 280 में है फाइनेंस कमीशन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बातें ही पेल रहे हो? बिल्कुल। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नंद किशोर सिंह हैं अभी, एनके सिंह पूरा नाम है, एनके सिंह, आईएएस अफसर रहे पुराने। ठीक है, अभी के जो चेयरमैन है एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। और 2026 से 31 के लिए जो बना दिए गए हैं पहले ही, वो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, और 2026 से 31 के लिए जो बना दिए गए हैं पहले ही, वो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद
जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग के पुराने वाइस चेयरमैन रह चुके हैं अरविंद पनगड़िया, अब ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बना दिए गए, जो शुरू होगा 2026 में, जब एनके सिंह वाला खत्म हो जाएगा 15th फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम फॉलोइंग। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तुम सब जानते हो कि हमारे संविधान में पार्ट 3 जो है, भाई 25 पार्ट है आज के टाइम में, 25 भाग हैं, तो पार्ट 3 जो है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और आज के टाइम में तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 12 से 35 के बीच में। तो अब तुम खुद बताओ, अगर इतना भी तुम्हें पता तो उसके बेसिस में सवाल हो जाएगा। भाई इतना भी मालूम है तो उसके बेसिस में सवाल हो गया। 12 से 35 के बीच में है फंडामेंटल राइट्स, तो कौन सा नहीं है? ए, आर्टिकल 40 नहीं है। बिल्कुल, इतना भी मालूम है तो हो जाएगा तुरंत। ठीक है, पर अब बात यह है कि सर आर्टिकल 30 में क्या है। बेटा आर्टिकल 30 में मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था, आर्टिकल 30 में फंडामेंटल राइट है जिसमें लिखा हुआ है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, यानी बेसिक बात यह है कि एजुकेशनल और कल्चरल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, 29 और 30। 29 और 30। तो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स में हमारे 2 आर्टिकल्स आते हैं, 29 और 30। और आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे यहां माइनॉरिटीज हैं, जो भी हमारे यहां अल्पसंख्यक हैं, यानी कि संख्या में कम हैं, जैसे इस्लाम को फॉलो करने वाले या सिख हैं या फिर अपने क्रिश्चियन हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या पारसी हैं, जितने भी हमारे यहां अल्पसंख्यक हैं, वो अपनी संस्कृति यानी अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, और अगर उनकी कोई अपनी स्क्रिप्ट है लिखने की, जैसे पंजाबी एक स्क्रिप्ट है, जैसे बोलते हैं गुरमुखी, पंजाबी भाषा गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो वैसे ही अगर कोई ऐसा समुदाय है जो अल्पसंख्यक है और जिसका अपना एक कल्चर है, भाषा है, अपनी स्क्रिप्ट है यानी लिपि है, तो वो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्टिकल 30 में क्या लिखा है कि अल्पसंख्यक अपने इन तीनों चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको बचाए रखने के लिए, आने वाली जनरेशन को बताने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं। और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डाल दो ये सब कुछ, कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट जो तुम बचाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हो, तो ये अपने स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थान में डाल दो, ताकि जो भी बच्चे वहां आए पढ़ें तो उनको पता चले। तो शैक्षिक संस्थान बनाओ, उनको रन करो और उनमें ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पंजाब बोर्ड में पंजाबी को तीसरी कंपलसरी लैंग्वेज शामिल किया गया है, हिंदी अंग्रेजी के अलावा। अब पंजाबी को कंपलसरी किया है तभी तो पंजाबी बची हुई है, वरना कौन सीखना चाहेगा पंजाबी पंजाब के बच्चों के अलावा। ठीक है, जैसे संस्कृत है, संस्कृत हमारी 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास में कंपलसरी की है, वरना कौन पढ़ना चाहता है संस्कृत, कोई नहीं पढ़ना चाहता, पर कंपल्शन से ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि अच्छा ऐसी भी कोई लैंग्वेज है। तो आप लोगों को भी ये राइट दिया हुआ है, जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं, उनको रन करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 18 में तुम सब जानते हो, आर्टिकल 18 में है टाइटल्स का अबॉलिशन, है ना भाई, उपाधियों का अंत, यानी किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा सिवाय मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल के। अगर आप सेना में हो और आपके पास रैंक है तो आप उस रैंक का ऑफिशियली इस्तेमाल कर सकते हो कागजों पर,
बैंक में, आधार कार्ड में, सब जगह। एक तो मिलिट्री टाइटल्स यानी वो रैंक्स आपको मिल जाती हैं, और दूसरा एकेडमिक टाइटल्स। अगर मैंने एमबीबीएस किया है तो मैं ऑफिशियली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता हूं। मैंने पीएचडी की हुई है और मुझे मेरी डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई है तो मैं ऑफिशियली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता हूं। अगर मैंने वकालत की है और मेरे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस है तो मैं अपने नाम के आगे एडीवी एडवोकेट लगा सकता हूं। मैंने इंजीनियरिंग की है ऑफिशियली तो मैं ईआर लगा सकता हूं। समझ रहे हो? तो एकेडमिक यानी शिक्षा संबंधी टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स तो आपको मिल सकते हैं क्योंकि आप वो अर्न करते हो, कमाते हो, पर बाकी किसी भी तरह का टाइटल, किसी भी तरह की उपाधि भारत नहीं देता। अब तो टाइटल्स का अबॉलिशन आर्टिकल 18 में, टाइटल्स का अबॉलिशन है। आर्टिकल 25 में है कि भैया किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करो, किसी भी धर्म को मानो, पूजो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रोपगेशन यानी प्रमोशन कर सकते हैं। तो भैया किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिसेस, उसकी जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 40 जो कि आंसर है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक तो डीपीएसपी में ही है, तो 40 कहां आएगा? डीपीएसपी में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आएगा। और अब तुम बोलोगे सर 40 में है क्या? वैसे कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है? कि पंचायत होनी चाहिए गांव में, पंचायतों की स्थापना या पंचायतों का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, यानी हर राज्य में, हर गांव में पंचायत का गठन होना चाहिए। आर्टिकल 40 में है। तो यानी भारत सरकार को सुझाव है, डीपीएसपी तो भारत सरकार को सुझाव ही तो है, सजेशंस ही तो है। जब भी वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उनकी मर्जी है डीपीएसपी इस्तेमाल करें या नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस्तेमाल करें या नहीं, क्योंकि अगर वो कर लेंगे तो पॉलिसी बेहतर बन जाएगी। तो अगर पंचायत से रिलेटेड उनको कोई डिसीजन लेना है तो आर्टिकल 40 का ध्यान रखें और उसके बाद वो अपना आराम से पॉलिसी बनाए। तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी का पार्ट है, बाकी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है तीनों। और आप सबको मालूम है कि पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। देखो मैं एक्स्ट्रा बहुत कुछ बता रहा हूं आप लोगों को। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। राजा जॉन ने, किंग जॉन ने 1215 में, 1215 ईयर में, जो इंग्लैंड का राजा था राजा जॉन, उसने पहली बार अपनी जनता को कुछ छूट दी थी, कुछ फ्रीडम्स दी थी, कुछ अधिकार दिए थे। उन अधिकारों की सूची को राजा ने बोला था मैग्ना कार्टा। तो हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, उसकी सूची कहां पर है? पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 को क्या बोल दिया? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया? कौन से पार्ट में, कौन से भाग में फंडामेंटल राइट्स हैं? अभी तो पढ़ा भैया, पार्ट 3 में है। बता सकते हो ये तो आंसर अभी अभी पढ़ा है ना? बिल्कुल, पार्ट 3, इसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो ये अभी अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 371A of the Indian Constitution provide special status to which state? आर्टिकल 371, भाई आर्टिकल 371 जो है ना, आर्टिकल 371 371, ये राज्य को, किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा देता है। कौन सा स्टेट है वो बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नागालैंड। भाई इसकी ना ये पूरी की पूरी ट्रिक है यार, इसकी पूरी की पूरी ट्रिक है ना? तुम्हें पता भी होगी, यूनिवर्सल ट्रिक है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बता देता हूं, देखो आर्टिकल 371 से लेकर, आर्टिकल 371 से लेकर, जैसे हम लोगों ने वो पंचायत वाला किया था, याद है? 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, इस तरह से। तो यहां पर भी वैसे ही है। आर्टिकल 371 के अंदर, 371 के अंदर कुछ स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं, फिर 371 ए बी सी डी
ई एफ जी एच आई जे। तो 371 में 2 स्टेट्स हैं, अभी बताता हूं, ट्रिक के साथ बताएंगे। और 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एक एक स्टेट यहां पर है। ट्रिक बता दें? बिल्कुल, चलो देखो अब ध्यान से। अरे क्या बात है प्रियम बाबू, यूनिवर्सल ट्रिक है, जानते हो, बहुत बढ़िया। 371 की ट्रिक है माझी। क्या है भैया? माझी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, या मूवीज में देखते हैं, जो अपना जैसे दोस्त आ जाए घर में, माँ जी नमस्ते, मैं विवेक का बहुत अच्छा दोस्त हूं। और विवेक को मालूम है साले कैसी बातें कर रहा है, हमारे आपस में तो गंदी गंदी बातें होती है, माता जी के सामने आके ऐसी बातें कर रहा है ना, सारे राज खोल भी नहीं सकते माता जी के सामने। तो अब तुम सब जानते हो, तुम्हारे दोस्त जब घर में आते तो एकदम शरीफ बन के रहते हैं, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, आप लोग कैसे हो, बढ़िया हो। हमें भी देख के लग रहा था साले तू बहुत हरामी आदमी है, हमको मालूम है तू कैसा है, मेरे माँ बाप के सामने बहुत स्मार्ट बन रहा है तू। नहीं नहीं आंटी जी, बस बस बस, मैं तो सिर्फ पानी पीऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा, है ना भाई? ठीक है भाई, यही करते हैं, बिल्कुल। चलो भाई ध्यान से देखो, तो पैर भी छूते हैं, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। इतनी तमीज तो कहीं और दिखाते ही नहीं हम। देखो भाई ध्यान से, तो 371 में है माझी, नमस्ते माझी, माझी। तो MA मतलब महाराष्ट्र और G से गुजरात, समझ में आया भाई? MA मतलब महाराष्ट्र, MA महाराष्ट्र और G से गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरा एक दोस्त था यार, मैं तुम्हें बताऊं, मेरा एक दोस्त था, 1 मिनट लूंगा तुम्हारा। पता है क्या करता था? मैं 8वीं क्लास में था, मैथ्स में बहुत वीक था मैं, तो वो मेरा दोस्त क्या करता था, मेरे जब पापा घर पे होते थे तो शाम को आता था, पापा जब ऑफिस से आ जाते थे तब शाम को आता था। अरे यार भवानी, वो मैथ्स का होमवर्क किया क्या तूने, कल स्कूल में चेक करवाना है। मेरा मन करता था, बे ससुरे, इसी टाइम तेरे को याद दिलाना जरूरी है। और मेरे पिताजी एकदम ऐसे पढ़ाई लिखाई में थोड़े से ऐसे थे कि भाई ध्यान रखते थे हमारा। हाँ भाई तूने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया, चलो 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 मैथ्स का होमवर्क करो फटाफट और मेरे सामने करो। अब मेरे पापा को लगता था मेरा दोस्त इंटेलिजेंट है, थोड़ी मैथ्स ठीक भी थी। पापा को बोल रहा है कि अंकल जी ये सवाल तो गलत बना रहा है। मैं उसको यूं देखूं, भाई तेरी ऐसी की तैसी ससुरे, तू कब निकलेगा यहां से और तू कल मिल मेरे को, तेरी मुंडी मरोड़ूंगा मैं। और फिर पापा मेरे को मार रहे हैं भाई, फिर पापा मेरे को मार रहे हैं, साले तेरे से सवाल सही से नहीं बन रहा है, वो लड़का देख कितना तेज है। वो पिटवा के जाता था मेरे को, समझ रहे हो? बिल्कुल। और आजकल भाई साहब जो है वो तगड़े नशे कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं जीवन में, ऐसी तैसी करवा रहे हैं अपने, हम बच गए। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना ससुरे, इनके साथ ऐसा ही होता है, टाइम लगता है थोड़ा पर ऐसा ही होता है। देखो तो 371 में माझी। अब भाई देखो ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, नाम NAM, नाम आसमा। क्यों भाई, नाम याद रहेगा, नाम आसमा GK, नाम आसमा GK पढ़ती हूं मैं। जैसे तुम किसी लड़की से पूछो मैडम आपका नाम क्या है, नाम आसमा है, GK पढ़ती हूं, समझ रहे हो भाई? नाम आसमा GK पढ़ती हूं, समझ में आ गया? नाम आसमा डबल ए, नाम आसमा GK पढ़ती हूं, ठीक है भाई? सालो जो जो पिटवाया है ना, जिसने पिटवाया है, तुम्हारे बुरे दिन आए भाई, तुम्हारे लिए नरक में एक अलग से तेल का कढ़ाया चढ़ाया हुआ है एकदम बढ़िया, तुम्हारे पकोड़े तले जाएंगे भाई, जो तुम ऐसे करते हो। ये मन से बद्दुआ आ रही है मेरी। हाँ चलो अब देखो इधर पे, देखो इधर पढ़ाई करते हैं। तो नाम आसमा GK, ठीक है, नाम आसमा GK। अब देखो यार, ए से ध्यान से देखो बेटा, ए से 371, ए में N है, N से नागालैंड, N से क्या है बच्चों, नागालैंड। बी में ए है, तो ए से असम, नागालैंड
असम, ठीक है। सी से एम, एम से मणिपुर, तो नाम तो पूरा हो गया भाई, है ना, नाम तो पूरा हो गया, नागालैंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर। फिर उसके बाद देखो डी से यहां पे ए है, अब आसमा पूरा करना है हमें, आसमा, तो ए से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर ये वाला जो ए है, इससे आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी भी यहां पे शामिल है, उसको भी स्पेशल स्टेटस, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो डबल ए है, डबल ए से आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश स्टेट है ऊपर वाला, ये आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। फिर देखो ध्यान से, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। फिर एस से सिक्किम, एस से क्या है बच्चों, सिक्किम, ठीक है। तो 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश, 371 ई में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, 371 एफ में एस से सिक्किम, 371 जी में ये यहां पर मिजोरम है, ये वाला जो दूसरा एम है ये मिजोरम है, मिजोरम। और फिर ये जो दोबारा ए आया एच, एच में अरुणाचल प्रदेश। देखो ए काफी है तो याद रखना बेटा, ये ए का चक्कर याद रखना, ऊपर असम, फिर आंध्र प्रदेश है दो, फिर अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। फिर जी, जी से गोवा, और के से कर्नाटक, के से कर्नाटक, ठीक है भाई, के से कर्नाटका या कर्नाटक। भैया समझ में आई ट्रिक, कर लोगे याद, बताओ, ठीक है भाई, इतना समझ में आया, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी क्यों है मैं बताऊंगा, जब हम पॉलिटी कवर करेंगे अपने, उसमें थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, अभी अदरवाइज टाइम खिंच जाएगा। यूनिवर्सिटी क्यों शामिल है ये पक्का बताएंगे, पॉलिटी में आएगा, फाउंडेशन में अपना कोर्स में आएगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल आएगा, डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये स्पेशल स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। यहां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं। तो 371 आर्टिकल में माजी, 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो नाम आसमा जी के पढ़ती हूं, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया भाई अपना 371 ए में नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अधिकार देता है? किसी को आइडिया है तो बताओ। जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की कौन से आर्टिकल के तहत होती है? कौन से आर्टिकल के तहत होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया भैया कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 108, 108। भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम सबको मालूम है कि कोई भी कानून जब बनता है संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का मतलब है, संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। यानी कोई भी बिल लोकसभा, राज्यसभा या राज्यसभा पहले फिर लोकसभा यानी दोनों हाउसेस से पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा पास होगा। जब कोई बिल, जब कोई विधेयक दोनों सदनों से, दोनों हाउसेस से और राष्ट्रपति से होते हुए पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। यानी किसी भी मुद्दे से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो पहले उससे रिलेटेड विधेयक को आपको तीनों जगह से पास करवाना होगा, बिल को तीनों जगह से पास करवाना होगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो भैया आप ध्यान से सुनो, मान लो कोई बिल है, कोई ऑर्डिनरी बिल है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिल जो पैसे को छोड़ के किसी भी मुद्दे से रिलेटेड है।
कोई भी ऐसा बिल जो किसी भी मुद्दे से रिलेटेड है सिवाय पैसे को छोड़ के, ठीक है। जैसे मान लो ट्रिपल तलाक बिल था, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक बिल था, पैसे से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो कैसा बिल है? ऑर्डिनरी बिल है। अब उससे रिलेटेड जब कानून आया तो ट्रिपल तलाक बिल को ऑर्डिनरी बिल की तरह पास किया गया तीनों जगह से और वो कानून बन गया। अब बात यह है कि ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अब सपोज करो बेटा ये लोकसभा है, सपोज करो यहां राज्यसभा है और सपोज करो ये प्रेसिडेंट है। ध्यान से देखना सभी लोग, ध्यान से देखना। मान लो लोकसभा से कोई बिल, मान लो कोई बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। देखो बिल को पास करने से पहले किसी एक हाउस में, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है तो ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल, कोई ट्रिपल तलाक वाला बिल मान लो वो यहां पर प्रेजेंट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस हो गया। इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकसभा ने उस बिल को पास कर दिया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया। अब ये बिल लोकसभा से जाएगा कहां पे? राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा के पास इस ऑर्डिनरी बिल के मामले में 4 ऑप्शंस हैं। ध्यान से सुनना बेटा, मैं डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। कोई बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, मान लो ट्रिपल तलाक बिल है, लोकसभा से उससे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब जिस हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है पहले, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में, और जिस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है पहले वही पास भी करता है उसे। तो मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा ने पहले पास भी कर दिया, फिर राज्यसभा के पास गया। अब जो भी सेकंड हाउस है, चाहे यहां पे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सेकंड हाउस के पास ऑर्डिनरी बिल के मामले में 4 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो उसे पास कर दे, जैसे लोकसभा ने पास किया वैसे राज्यसभा भी पास कर दे, तो पास होकर चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी दे देंगे और ये बन जाएगा लॉ। प्रेसिडेंट भी पास कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? लॉ। मान लो दूसरा ऑप्शन है यहां पे, देखो राज्यसभा के पास एक ऑप्शन तो ये कि भाई जैसे लोकसभा ने भेजा वैसे ही पास कर दे, यानी सेकंड हाउस के पास, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, सेकंड हाउस के पास पहला ऑप्शन है कि जैसे पहले हाउस ने भेजा वैसे ही पास करके भेज दे, प्रेसिडेंट भी पास कर देंगे, लॉ बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेकंड हाउस के पास यानी राज्यसभा के पास कि वो इसे अमेंड कर दे, इसमें कुछ बदलाव करे, इसमें कुछ करेक्शन करे, ठीक करे इसमें कुछ। अब करेक्शन करके सीधे प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंचा सकता। ध्यान से सुनो, कोई बिल है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा के पास पहुंचा दिया, राज्यसभा ने बोला नहीं भाई हमें तो तुम्हारे बिल में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो इन्होंने चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया। अब अमेंड करके सीधे प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, अमेंड करके कहां जाएगा? पहले जाएगा लोकसभा के पास कि देखो राज्यसभा को अमेंड करके जिस हाउस से बिल आया उसके पास पहुंचाना होता है कि देखो हमने ये चेंज किया है, तुमने तो नहीं किया था, हमने कर दिया। तो लोकसभा ने पहले बिल पास किया, राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने उसमें कुछ करेक्शन किया और उसको वापस भेज दिया, बोला देख लो भाई ये अमेंड किया है। अब अगर ये एक्सेप्ट कर ले, लोकसभा एक्सेप्ट कर ले, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बिल चला जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास, ठीक है भाई। अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो बिल चला जाएगा सीधे किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट भी अपनी मंजूरी दे देंगे और ये बन जाएगा लॉ, ठीक है। पर अगर ये अमेंडमेंट आया और लोकसभा ने बोल दिया भाई ये क्या अमेंडमेंट किया तुमने, हमें तो पसंद ही नहीं आया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो? लोकसभा ने बोला कि भाई हमने जिस तरह से पास किया है वैसे ही पास कर दो, इन्होंने बोला नहीं हम अमेंड करके भेज रहे हैं, अमेंड करके भेजा, एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है। लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोकसभा ने बोला ये क्या किया भाई तुमने, ये जरूरत नहीं थी, ये तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, खामखा का अमेंडमेंट कर रहे हो। बोला हम नहीं चाहेंगे कि अमेंडमेंट हो, ये बोल रहे हैं अमेंडमेंट होगा, ये बोल रहे हैं अमेंडमेंट नहीं होगा, अड़ गए दोनों पहुंच जाएंगे प्रेसिडेंट के पास ज्वाइंट सेटिंग के लिए कि हमारा ज्वाइंट सेटिंग करवा दो, एक साथ सेशन करवा दो, हम दोनों सदनों का हम वही मुद्दा सुलझाएंगे। तो ज्वाइंट सेशन कब हो रहा है? जब एक हाउस ने अमेंडमेंट सजेस्ट किए, दूसरे हाउस ने अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किए, तो दोनों हाउस चले गए प्रेसिडेंट के पास, ज्वाइंट सेटिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, मान लो लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा के पास तीसरा ऑप्शन है, यानी सेकंड हाउस के पास तीसरा ऑप्शन है कि वो इस बिल को रिजेक्ट ही कर दे। लोकसभा ने तो इतना उम्मीदों से इसको भेजा, इसने रिजेक्ट कर दिया। अब
लोकसभा इसको एक्सेप्ट कर लेगी, चलो ठीक है रिजेक्ट कर दिया कोई बात नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर लोकसभा बोले तुमने साला रिजेक्ट क्यों किया बे, तुमने रिजेक्ट क्यों किया, हमने इतना बढ़िया कानून बनाया था, इतना बढ़िया बिल बनाया था, तुमने रिजेक्ट क्यों किया, बोला हमें पसंद नहीं आया, तो ये बोल रहे हमें पसंद नहीं आया, ये पास नहीं होगा, ये बोल रहे नहीं ये पास होगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो रिजेक्शन के केस में भी कहां चले जाएगा मुद्दा, प्रेसिडेंट के पास, ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल है। ठीक है भाई, ज्वाइंट सिटिंग होगी। तो अमेंडमेंट के केस में ज्वाइंट सिटिंग, अगर बात नहीं बन रही दोनों के बीच में। रिजेक्शन के केस में ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट सिटिंग, क्योंकि बात नहीं बन रही है। और एक तीसरा और केस है, देखो तीसरा केस है जिसमें बनेगी ज्वाइंट सिटिंग। पास किया लोकसभा ने, दूसरे हाउस के पास पहुंचा, यानी राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा ने बिल को ना तो अमेंड किया, ना पास किया, ना रिजेक्ट किया, बिल को रख लिया अपने पास। ना तो पास ही किया राज्यसभा ने, ना अमेंड किया, ना रिजेक्ट किया, विद होल्ड कर लिया। विद होल्ड मतलब बिल को रोक लिया, बिल को रोक लिया। कितने टाइम के लिए, सेकंड हाउस मैक्सिमम 6 महीने तक बिल को रोक सकता है। 6 महीने से एक दिन भी ऊपर होगा तो दूसरा हाउस जो है ज्वाइंट सिटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर देगा। तो मान लो 6 महीने के अंदर अंदर अगर राज्यसभा ने कोई एक्शन ले लिया, पास किया, अमेंड किया, रिजेक्ट किया, जो भी, तब तो ठीक है। पर अगर विदहोल्ड करते करते 6 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया तो लोकसभा बोलेगी भाई तुमने तो अपनी सारी की सारी लिमिट खत्म कर दी 6 महीने की, अब ऐसा है, अब हम जा रहे हैं राष्ट्रपति के पास, अब होगा ज्वाइंट सिटिंग से फैसला। तो अगर 6 महीने से ज्यादा रोक ले बिल को दूसरा हाउस तो ज्वाइंट सिटिंग तब भी पॉसिबल है। तो इन 3 केसेस में, अमेंडमेंट, रिजेक्शन और विदहोल्ड करना, इसमें ज्वाइंट सेशन पॉसिबल है। और ज्वाइंट सेशन दोनों सदनों का होता है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। ज्वाइंट सेशन कहां होता है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में, हमारी संसद में एक सेंट्रल हॉल है जहां पे दोनों सदनों के सारे मेंबर्स बैठ के चर्चा कर सकते हैं। और याद रखना, ज्वाइंट सेशन को हेड करता है, ज्वाइंट सेशन का हेड होता है स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ज्वाइंट सेशन के हेड होते हैं। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर जो हैं ज्वाइंट सेशन के हेड होंगे। अगर मान लो स्पीकर एब्सेंट है, अगर स्पीकर एब्सेंट है तो फिर डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष, ये बन जाएंगे ज्वाइंट सेशन के हेड। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, ठीक है, मान लो ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट, तो फिर बन जाएंगे डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन क्योंकि उपराष्ट्रपति भी है, चेयरमैन क्योंकि उपराष्ट्रपति है तो उसको मौका नहीं दिया जाता क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। डेप्यूटी चेयरमैन को सीधा मौका दिया जाता है, या तो स्पीकर, स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर है तो डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये सेशन को लीड करते हैं। तो आर्टिकल 108 में है ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्पीकर विल हैव द फाइनल कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन द हाउस। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सदन में मत बराबर होने पर, वोट्स बराबर होने की स्थिति में अंतिम निर्णायक मत स्पीकर का होगा। यानी मान लो स्पीकर कहां होता है, लोकसभा में होता है। लोकसभा में मान लो किसी बिल को लेकर वोटिंग हो रही है कि बिल कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं, तो लोकसभा में वोटिंग हो रही है और वोटिंग जो है बराबर आ गई, वोटिंग आ गई बराबर, टाई हो गया पूरा का पूरा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बिल कानून बनना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कानून नहीं बनना चाहिए, बराबर हो गया। तो अब इस डेडलॉक को कैसे तोड़ेंगे, इस बराबरी को कैसे तोड़ेंगे? तो बराबरी को तोड़ने का अधिकार है किसका? बराबरी को तोड़ने का अधिकार है स्पीकर साहब का, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष साहब का। अध्यक्ष साहब का ये यहां पर राइट होगा कि वो किस पाले में वोट डालेंगे कि ये बिल बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यानी कास्टिंग वोट स्पीकर का होता है, आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है कास्टिंग वोट। यानी अगर टाई हो जाए वोटिंग अगर बराबरी हो जाए तो कास्टिंग वोट स्पीकर का होगा, वो जिस भी तरफ वोट डालेंगे उससे फैसला होगा। ये आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 100। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो यहां पे हमारा सेशन हुआ खत्म। अगर आपको इसी तरह से पूरी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री
इकोनॉमिक्स स्ट्रैटेजी के डिटेल में पढ़ना है बच्चों, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। बिल्कुल भी मौका मत छोड़ो, लोवेस्ट प्राइस पे है, बढ़िया तरीके से लो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। देखो टीम आपके लिए इतना ही कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि टीम का भी घर है, टीम को भी अपना घर चलाना है। तो इतने प्राइस पर आपके लिए कोर्स को ला दिया गया दिवाली पे, तो आराम से लो, पढ़ाई करो, तैयारी करो और सिलेक्शन लो। ठीक है भाई, जिसके भी बेसिक्स कमजोर है आज ही ले लो भली और तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एक एक दिन टाइम निकल रहा है तुम्हारा। बाकी आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ज्वाइंट सेशन नचिकेता 3 बार हुआ है, ठीक है। मैं डिटेल में बताऊंगा जब पॉलिटी में पढ़ेंगे 3 बार कब कब हुआ है, 3 बिल्स के रिगार्डिंग हुआ है, ठीक है। चलो।